नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस लाइव में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया भट्ट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां बुलेटिन में सबसे पहले भारत चीन सीमा पर तनाव लगातार जारी है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये बात भी निकलकर सामने आ रही थी कि दोनों देशों के सीमा विवाद पर उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की है। विवाद पर पीएम मोदी का मूड अच्छा नहीं है, तो वहीं अब इस पूरे मसले पर सरकार के सूत्रों ने इस बात पर अपनी बात रखी है, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में कोई बातचीत नहीं हुई है। एक सूत्र ने कहा, मोदी और ट्रंप के बीच आखिरी बातचीत 4 अप्रैल को मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के विषय पर हुई थी। वहीं विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया था कि भारत चीन के साथ हालिया सीमा विवाद को हल करने के लिए स्थापित तंत्र और राजनयिक संपर्कों के माध्यम से सीधे तौर पर चीन से बातचीत कर रहा है। इसमें भारत को किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित संसद में राज्यसभा सचिवालय का एक अधिकारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद संसद के एनेक्सी भवन की 2 मंजिलों को सील कर दिया गया है। बता दें, संसद में तैनात अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 22 मई को लोकसभा सचिवालय के 2 और कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिनमें से एक सुरक्षा कर्मी है। ये जानकारी शुक्रवार को सूत्रों ने दी थी। इसके साथ ही लोकसभा सचिवालय के संक्रमित कर्मचारियों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। हाल ही में बिहार के गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इस घटना से नाराज तेजस्वी यादव ने आज गोपालगंज जाने का ऐलान किया। साथ ही अपने विधायकों से भी गोपालगंज कूच करने के लिए कहा है, क्योंकि गोपालगंज रेड जोन का जिला है, इसीलिए पुलिस उन्हें जाने की इजाजत नहीं दे रही है। साथ ही उनके आवास के बाहर खुद मोर्चा संभालते हुए एसएसपी ने उनको गेट पर ही रोक दिया। साथ ही तेजस्वी के घर के बाहर पार्टी समर्थकों का जबरदस्त जमावड़ा भी लगा हुआ है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या अपराधियों के लिए लॉकडाउन नहीं है, हम पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रख रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का, जहां कई दिनों से लगातार क्वारंटीन सेंटरों से चादर चोरी की घटना के बाद दून जिला प्रशासन की ओर से इसका तोड़ खोजा जा रहा है। जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से कपड़ों की चादरों की जगह डिस्पोजल बेडशीट लगाई जाएंगी। इसके कोरोना संक्रमण रोकने के साथ ही चादर चोरी की घटनाओं को भी रोका जा सकेगा। देखिए, डिस्पोजेबल बेडशीट्स हम मंगाने का कर रहे हैं और अभी हमने उसका सैंपल मंगाया हुआ है। वो सैंपल हम चेक कर लेंगे और वो डिस्पोजेबल बेडशीट लगाने का एक तो ये है कि जो चोरी वगैरह का इशू है वो नहीं होगा, उसकी कॉस्ट भी रिलेटिवली कम होती है और उसके बाद एक बार यूज़ करने के बाद उसको चेंज करके दूसरा बिछाया जाएगा, तो इससे जो संक्रमण है उसका भी खतरा नहीं होगा। तो ये इस वजह से इसको किया है, इसके सैंपल्स मंगाए गए हैं, वो चेक होकर के फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की है। उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार लगातार लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही वो लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर भी लगातार जानकारियां दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में कुल 19 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसमें 448 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में अभी तक कुल 3,424 अभियोग 23,397 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अभी तक एमवी एक्ट के अंतर्गत कुल 49,110 वाहनों के चालान, 7,299 वाहन सीज और 2 करोड़ 72 लाख रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया है। हो चुकी हैं, 23,000 लोगों पे एक्शन हुआ है लॉकडाउन के उल्लंघन में, 2 करोड़ 68 लाख का जुर्माना हुआ है, 103 लोगों पे अफवाह फैलाने में एक्शन हो रही है। उत्तराखंड में जो प्रवासी है अभी तक के आंकड़ों से 1,80,000 के करीब आ चुका है और अब बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। अभी हमारी कुछ बात भी हुई, जिन्होंने रजिस्टर भी कराया वो सारे लोग आने का इच्छुक नहीं है। कुछ लोग क्वारंटाइन को देख करके अवॉइड कर रहे हैं और कुछ लोग हो सकता है कि जब से खुला है हो सकता है उनको काम मिल गया है, बट ये काम लगभग पूरा हो चुका है। मुझे लगता है और 10% ही लोग बचा हो। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबर का, जहां लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड में लोगों को अब थोड़ी राहत मिली है। जी हां,
उत्तराखंड में अब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक प्रदेश में सभी दुकानें खुल सकेंगी। बता दें कि अब तक प्रदेश में दुकानें खोलने का समय पहले सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक का ही रखा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस के संबंध में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने और क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और बैठक में मार्केट खोलने के समय को सुबह 7 बजे से शाम का निर्णय लिया गया है। राजधानी देहरादून में एक बार फिर कोरोना के बीच लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। जहां सुबह कड़ाके की निकली धूप के बाद मौसम ने करवट ली और हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश हुई, वहीं उसके थोड़ी देर बाद फिर धूप खिल उठी। जहां मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ बिजली चमकने का अनुमान जताया गया था और राज्य के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया था। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 30 मई को मौसम सामान्य रहने के बाद 31 मई को फिर इसी तरह का मौसम रह सकता है। राजधानी दून समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे कुछ समय के लिए लोगों को उमस और तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी स्पीक अप इंडिया अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जहां राजधानी दून में भी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अभियान में शामिल हुए। कांग्रेस ने फेसबुक के माध्यम से केंद्र सरकार से सवाल पूछे, साथ ही केंद्र से किसानों और प्रवासियों जैसे कई मुद्दों समेत कई मांगों को पूरा करने की भी मांग की। फेसबुक के माध्यम से कांग्रेस ने उत्तराखंड के प्रवासियों और गरीबों के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा करने, अगले 6 महीने तक 7,500 रुपए भी मनरेगा के तहत लोगों के खातों में डालने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत आज 28 मई को 11 बजे से 2 बजे तक जो है कांग्रेस के तमाम साथी और आमजन जो है फेसबुक पर लाइव होंगे और कोरोना की इस महामारी के चलते हुए आज पूरे देश की स्थिति बहुत गंभीर है। राज्य के अंदर भी जो है कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैलाने का काम कर रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों में कई लोगों के रोजगार चले गए हैं, गरीब आदमी के पास 2 वक्त खाने के लिए धन उपलब्ध नहीं है। तो हम केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो प्रवासी आए हैं उनके रोजगार देते हुए और जो यहाँ पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनकी परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से इन लोगों को मदद देने के लिए इनके खातों में 10-10 हज़ार रुपया जमा कर देना था। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जब हम आर्थिक पैकेज देखते हैं तो उस आर्थिक पैकेज में ये विशेष ध्यान रखा गया है कि जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई अन्य साधन नहीं है, तो सीधे सीधे उनको जो है वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सरकारों ने जो है इंसेंटिव देने का काम किया। लेकिन उत्तराखंड या देश के अंदर ये व्यवस्था लागू नहीं। 20 लाख हजार करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन वो जलेबी की तरह है, ना उसका सिरा पता चल रहा ना उसका अंत पता चल रहा। और उसमें कहीं पर भी गरीब व्यक्ति को जो है आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। जो भी है वो ऋण के रूप में है, तो ऋण ऐसी परिस्थितियों में आज की परिस्थिति में ले पाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमने कहा कि 10-10 हज़ार रुपये उनके खातों में जमा हो और अगले 6 माह तक जो है इन तमाम लोगों के खातों में 7,500 हज़ार रुपया सरकार जमा करने का और इनको रोजगार के लिए तत्काल प्रभाव से कार्य करने की आवश्यकता है। इनको तत्काल प्रभाव से केंद्र में बैठी सरकार रोजगार उपलब्ध कराए और उसके लिए मैं समझता हूँ कि मनरेगा एक ऐसा महत्वपूर्ण विकल्प है जिसके माध्यम से आप रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। अन्य संसाधनों के माध्यम से भी आप रोजगार उपलब्ध कराने का काम करें और साथ ही साथ इनको जो है खाद्यान्न भी उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार करे। ये हम और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, करेंगे उत्तराखंड की खबर का, जहां जूनियर रेड क्रॉस टीम ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे। जी हां, टीम के द्वारा भ्रमण कर आसपास के क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम किया गया। साथ ही सोसाइटी ने लोगों को कोरोना से बचाव टिप्स भी दिए। इस अवसर पर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज छरबा में तैनात शिक्षक जितेंद्र सिंह बुटोहिया और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य जाहिद हसन और सामाजिक कार्यकर्ता अमर सिंह कश्यप के द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया। उनके द्वारा थाना सहसपुर, ईदगाह मोहल्ला,
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर और कई मेडिकल स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर पर मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम किया गया। सर, ये जो आज आप मास्क वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, कोरोना महामारी के चलते जो पूरे विश्व में एहतियात बरती जा रही है, उसके लिए ही भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला रेड क्रॉस शाखा देहरादून की ओर से मास्क वितरण किया जा रहा है। क्योंकि जब हम दूरी बनाए रखेंगे और बाहर सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के, चाहे वो बैंक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वह आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि थाने में और हॉस्पिटल में जैसी भीड़ लगी है प्रवासियों की, तो उनसे जो वो डॉक्टर के संपर्क में आ रहे हैं, अन्य लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, जो यात्राएं कर रहे हैं, उस समय उनको मास्क की बहुत अधिक आवश्यकता है। और मास्क से ही अगर किसी को खांसी या बुखार या जुकाम इस तरह की शिकायतें हैं तो वो इससे बच सकते हैं, इसलिए मास्क वितरण का कार्य किया जा रहा है। धन्यवाद। जी, आपका परिचय? मैं जाहिद हुसैन, लाइफ टाइम मेंबर, रेड क्रॉस सोसाइटी देहरादून। भाई साहब, ये जो आज आप मास्क बांट रहे हैं, आज आपने कहाँ कहाँ मास्क बांटे? हमने पुलिस थाने में बांटे हैं, सहसपुर जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बांटे हैं, और एक प्रशासन की दुकान थी वहाँ पे बांटे हैं, एक कॉस्मेटिक की दुकान थी वहाँ पे बांटे हैं। तकरीबन 10 जगह हमने सहसपुर में मास्क बांटे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बहराइच की खबर का, जहां दबंगों के हौसले लगातार बुलंद हैं। जी हां, बहराइच के थाना बॉन्डी के रेहुआ में दबंगों ने 4 व्यक्तियों को रास्ते में रोककर बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। घायल पीड़ित के परिवार के लोग 112 पर फोन करते रहे, लेकिन फिर भी समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वहीं थाने पर पीड़ित के पहुंचने पर केवल हल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि थाने में नए एसओ के आने के बाद ही दबंगों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जबकि थाने का चार्ज संभालने के समय थाना प्रभारी ने कहा था कि गरीबों को न्याय देना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। अब देखना होगा कि थाना प्रभारी निरीक्षक इन दबंगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करते हैं। क्या मामला है? ये रास्ता नहीं आने जाने के बीच में, इधर लैटरिन है इधर और इधर दीवार भी है, रास्ता कोई लोग नहीं है। किस गांव के रहने वाले? किस गांव के रहने वाले? तालपाल। मौजा कौन सा है? तारापुर। तारापुर। और तहसील कौन सी है? मासी। ये रास्ता पहले से है? हाँ, बहुत जमाने से। नक्शे, लेखपाल के नक्शे पर है? हाँ, सब कुछ है। तो मतलब घर वाले से मालूम कर लीजिए कि नक्शा हर रोड के नहीं है। तो क्या बात है, क्यों नहीं है? ये रास्ता सर इससे पहले हुआ था, तो कहने हम टूल लेबे, तो कानू को लेखपाल, थाना रामगांव एसओ सब पूरे रहे। कहना सुबह उनका मौका दिया जाए, सुबह मैंने हम तोड़ लेंगे। शौचालय बना हुआ है जी, एकदम रोड पर? हाँ, रोड पे। अच्छा, 40 हाथ कड़ी है, हाँ, रोड है। हाँ। तो 20 हाथ मांगे, तो कहना आप ले लो 20, अभी रोड में निकाल दिया जाएगा। अच्छा, प्रशासन ने कहा था कि 40 है, 40 है, 20 निकाल दिया जी, हाँ। 20 रोड में जाएगी। अच्छा, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं? कुछ नहीं। अच्छा, तो अब आप लोगों की संख्या गांव में ज्यादा हो गई, इसलिए हाँ। ज्यादा परेशानी हो रही है। रास्ता रहा तो वो अपन घर उठा रहा, अब रास्ता कोई है नहीं। अच्छा, तो सभी लोग परेशान हैं? सब लोग परेशान। कोई अपने खेत में थोड़ी रास्ता दे देगा, इधर महादेव भैया का भी खेत भी है, कोई अपन खेत में थोड़ी जब रास्ता है तो रास्ता हमको मिलना चाहिए। मतलब आप रास्ते के लिए प्रयास में हैं? जी। तो आप मतलब प्रशासन से आप लोगों की यही अरदास है कि हमारा रास्ता दिया जाए? रास्ता मिल जाए, रास्ता हमको मिलता है मेन। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।